रिया नाम की एक युवती जो अंधेरी रात में अपना सूटकेस उठाए अपने पूर्वजों के गांव की ओर इस टूटी फूटी सड़क पर चली जा रही थी, क्योंकि कुछ देर पहले उसकी गाड़ी बंद पड़ गई। अपने माँ बाप के गुजर जाने के बाद रिया काफी सालों के बाद अपने गांव बंधिनी ग्राम आई थी, जिसका एक बड़ा कारण ये भी था उसकी बचपन की दोस्त निवेदिता की शादी। रिया उस सुनसान रास्ते से गुजर ही रही थी कि अचानक उसके कानों में किसी की हल्की सी आवाज पड़ी। रिया एक क्षण के लिए भयभीत हो गई, पर फिर उसने सोचा कि कहीं ये गांव के छिछोरे लड़कों की कोई कारस्तानी तो नहीं, जिनका जिक्र निवेदिता अक्सर फोन पर किया करती थी। उस आवाज को छिछोरे लड़कों का मजाक समझ रिया ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सीधी चलती गई। पर अंधेरा इतना गहरा था कि उसे अपने आगे का एक गड्ढा भी दिखाई नहीं दिया और धड़ाम से एक कीचड़ वाले गड्ढे में गिर गई। ये गांव भी ना सड़कों में गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में सड़कें ज्यादा हैं। रिया अपने कीचड़ से सने हाथ झाड़ ही रही थी कि अचानक एक हाथ ने उसकी पीठ को धीरे से थपथपाया। रिया के होश ठंडे पड़ने लगे। आखिर वो कौन होगा जो इस सुनसान रात में बिना आवाज किए उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने मुड़कर देखा तो पाया कि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी दोस्त निवेदिता थी। नीवू यार, पागल है क्या? जान निकाल दी तूने मेरी। हर रोज तो तुम आती नहीं हो, तो सोचा थोड़ी मस्ती कर ले। वैसे तुझे इतनी देर कैसे लग गई? मत पूछ यार, पहले गाड़ी खराब हुई और फिर ये छिछोरे। खैर छोड़, मैं थक गई हूँ, जल्दी घर लेके चल। निवेदिता ने रिया को हाथ दिया और उसका सूटकेस खींचते हुए उसे अपने घर ले गई। निवेदिता ने घर आते ही सबसे पहले सामान एक कोने में रख दिया और रिया के लिए खाना गर्म करने के लिए रसोई में चली गई। रिया जो बाथरोब पहनकर नहाकर अभी बाहर निकली ही थी कि दीवार पर एक बड़े से ताबीज को देख कुछ दंग सी रह गई और निवेदिता जो मेज पर खाना रखी रही थी कि उसने कौतूहल में पूछ लिया, ये दीवार पर इतना बड़ा ताबीज कैसा है? सुरक्षा कवच है प्रीतनी से सुरक्षा के लिए। और छोड़ ये सब बातें अब तू आ बैठ, मैंने तेरे लिए आलू पोस्तो और साथ में लूची बनाई है। अगले दिन दोनों सहेलियां गांव से कुछ दूर मुख्य बाजार में शादी की खरीदारी करने निकली। रिया और निवेदिता की पूरी दोपहर और शाम चूड़ियां, पाजेब, जेवर और साड़ियां खरीदने में चली गई। जब शाम को दोनों तांगे में बैठकर घर की ओर जा ही रही थी कि तभी रिया को एक छोटा सा तालाब दिखाई दिया, जिसमें वो बचपन में नहाया और खेला करती थी। नीवू, ये तो अपना तालाब है ना, जहाँ स्कूल के बाद दोनों है नहीं था। 6 साल पहले उस हादसे के बाद से वो तालाब श्रापित हो चुका है। उधर जाने का सपने में भी नहीं सोचना। तू भी क्या अंधविश्वास की बातें लेकर बैठ गई यार? आ जाए कि डुबकी लगाते हैं। और शादी के बाद तू तो पता नहीं यार कब मिलेगी। रिया तो समझती क्यों नहीं है, वो तालाब श्रापित है और ऐसे तालाब में उतरे तो कपड़े भीग जाएंगे। तो मेरी ज्ञान की देवी, किसने कहा है कपड़े पहनकर तालाब में जा? हाँ, तो क्या आप बिना कपड़ों के? ना बाबा ना, तुम्हारे शहर में चलता होगा ये सब। रिया बिना कोई जवाब दिए बस जोरों से हंसने लगी और ये बात निवेदिता की समझ से बिल्कुल परे थी कि आखिर उसने ऐसा क्या बोल दिया। कुछ देर बाद दोनों सहेलियां तालाब में उतर एक दूसरे पर पानी उछाल रही थी और मजे में बार बार गोते लगा रही थी। निवेदिता, जिसके लिए प्रीतनी एक चिंता का सबब बनी हुई थी, अब उसकी फिक्र छोड़ अपनी सहेली के साथ इस पल को जी रही थी। दरअसल रिया तालाब में जाना तो कल चाहती थी, पर थकान से चूर होने के कारण उसने खाने के तुरंत बाद ही बिस्तर पकड़ लिया। पर रिया घर से तैयारी करके चली थी, जिसके लिए उसने अपने साथ 2 जोड़ी कपड़े एक्स्ट्रा रख लिए थे और तांगे वाले को कहकर अपना सारा सामान घर छोड़ने को कह दिया था। निवेदिता और रिया तालाब में मजे कर ही रही थी कि अचानक एक झाड़ के हिलने की आवाज से उनका ध्यान भटका। उन्होंने किनारे की ओर देखा तो पाया कि उनका कपड़ों का बैग वहां से गायब हो चुका था। ये देख निवेदिता का हलक सूखने लगा और वो भावुक होते हुए रिया से बोली, रिया, मैंने कहा था हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अभी कपड़े गायब हुए हैं, हो सकता है थोड़ी देर में हम, और मेरी तो अभी शादी भी।
ए तो चुप करना यार, ये पता उन गांव के छिछोरे लड़कों की बदमाशी होगी। कल रात से परेशान कर रखा है इन लोगों ने। तू यहीं रुक, मैं अभी इन्हें सीधा करती हूँ और कपड़े भी लाती हूँ। इतना कहकर रिया तालाब से निकली और धीरे धीरे निवेदिता की नजरों से दूर ओझल हो गई। रिया बिना किसी अंदाजे के बेतहाशा बस दौड़े ही जा रही थी। कुछ देर दौड़ने के बाद उसे एक कुटिया दिखाई दी जिसके दरवाजे पर एक सफेद चुन्नी थी। पर गौरतलब बात यह थी कि ये चुन्नी एक फांसी के फंदे की तरह बंधी हुई थी और उस पर खून के छींटे भी थे। इससे पहले कि वो कुछ देख और समझ पाती, उसे तालाब की ओर से निवेदिता की चीखने की आवाजें